हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र साहू और आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे शब्द शक्ति। वैसे व्याकरण का ये ऐसा टॉपिक है जिसको समझने में हमारे विद्यार्थी कुछ कठिनाई का अनुभव करते हैं, पर मित्रों ये टॉपिक सबसे आसान है, बहुत ही आसान है। और ये हमें कठिन इसलिए लगता है कि शायद हमने इसको जो है पूर्व की कक्षाओं में नहीं पढ़ा है। तो ध्यान देना, कितना आसान सा टॉपिक है वो हम देखते हैं। शब्द शक्ति। मित्रों, आप तो जानते ही हैं कि शब्द का कोई भी शब्द में एक शक्ति होती है और शब्द के विषय में कहा भी गया है कि शब्द शब्द में जान है, शब्द शब्द में भाव, एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे है घाव। तो मित्रों, शब्दों का प्रयोग है। शब्द कभी कभार अमृत का कार्य करते हैं, कभी शब्द ऐसी चोट देते, कहते हैं कि तीर का घाव भर जाए लेकिन शब्द के घाव नहीं भरते। हाँ, शब्द हमारे आनंद को बढ़ाते हैं, हमारी कल्पना और हमारी अनुभूति से जुड़े हुए हैं। लेकिन मित्रों, ये शब्द जो है वो प्रभावी कब बनते हैं? शब्द प्रभावी बनते हैं उनके प्रयोग करने के तरीके पर। यानी किसी भी शब्द का एक साधारण अर्थ तो हम जानते ही हैं। से मान लीजिए पानी शब्द है, अब पानी शब्द का साधारण अर्थ हम सभी जानते हैं कि जल होता है, पर मित्रों पानी का अर्थ चमक भी होता है, इज्जत भी होता है, प्रतिष्ठा भी होता है। तो फूल शब्द है मान लीजिए आप, तो फूल शब्द हम सब जानते हैं, फूल किसे कहते हैं। ये तो हो गया इसका साधारण अर्थ। लेकिन कहीं ना कहीं फूल शब्द जो है वो कोमलता से जुड़ा हुआ है, फूल शब्द खुशियों से जुड़ा हुआ है। तो ये जो है वाक्य में प्रयोग होने पर अपना अर्थ देते हैं। तो मित्रों, शब्द शक्ति क्या है? आप जानते हैं कि किसी भी शब्द, परिभाषा बोल रहा हूं, शब्द शक्ति क्या है? शब्द का एक साधारण अर्थ के अलावा भी कोई एक निश्चित अर्थ नहीं होता। शब्द का एक साधारण अर्थ होता है किंतु निश्चित अर्थ नहीं होता। उसका अर्थ वाक्य में प्रयोग पर निर्भर करता है। यानी शब्द वाक्य में प्रयोग होने पर उसका अपने तात्पर्य को प्रसंगानुसार स्पष्ट करने का जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, उसे ही हम शब्द शक्ति कहते हैं। या शब्द शक्ति हमारे मन के भाव या हमारे जो अर्थ हम श्रोता तक पहुंचाना चाहते हैं, उस अभीष्ट अर्थ को श्रोता तक पहुंचाने की क्षमता ही शब्द शक्ति कहलाती है। यानी मैं जो बात कहना चाहता हूं उसको इतने प्रभावी ढंग से कह दूं कि श्रोता उसको आसानी से समझ ले। तो उसका प्रयोग किस प्रकार से करूं मैं शब्दों का, वो प्रयोग पर उसकी शक्ति निर्भर करती है। तो मित्रों, शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने की शक्ति ही शब्द शक्ति कहलाती है। ध्यान देना, बहुत ही आसानी से पढ़ना। मैं आपको 2-3 परिभाषाएं भले बता दूं, लेकिन आपको भ्रमित नहीं होना है। मैं 2-3 प्रकार की बात कर रहा हूं कि शब्द शक्ति किसे कहते हैं। इसकी सबसे आसान परिभाषा सुनिए। शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने की शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। एक सबसे आसान परिभाषा तो ये हो गई, शब्द शक्ति कहलाती है। दूसरी परिभाषा सुनिए आप। दूसरी परिभाषा सुनिए आप कि शब्द का तात्पर्य प्रसंगानुसार, जिस प्रसंग में हमने उसका प्रयोग किया है, प्रसंगानुसार स्पष्ट करने का सामर्थ्य ही शब्द शक्ति कहलाता है। शब्द का तात्पर्य प्रसंगानुसार स्पष्ट करने का सामर्थ्य ही शब्द शक्ति कहलाता है। एक और परिभाषा सुनिए मित्रों, वो इस प्रकार है कि अभीष्ट अर्थ को, अभीष्ट का मतलब क्या होता है? जो हम चाहते हैं। अभीष्ट का मतलब होता है जो हम चाहते हैं, विशेष तौर पर जिस अर्थ को हम पहुंचाना चाहते हैं ना, तो अभीष्ट अर्थ को श्रोता तक पहुंचाने की क्षमता, ये क्षमता किसमें हो? शब्द में, है ना।
तो शब्द में जब अभिष्ट अर्थ को श्रोता तक पहुंचाने की क्षमता हो तो यह उस क्षमता को ही शब्द शक्ति कहा जाता है। शब्द शक्ति कहा जाता है। ये लो मित्रों, 3 बातें हो गई शब्द शक्ति की। शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने की शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द का तात्पर्य प्रसंगानुसार स्पष्ट करने का सामर्थ्य ही शब्द शक्ति कहलाता है। अभिष्ट अर्थ को श्रोता तक पहुंचाने की क्षमता को ही शब्द शक्ति कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, हमारे खेत में गाय चर रही है, बताइए। बिल्कुल सामान्य अर्थ है, जैसे मैंने बोला वैसे ही आप समझ गए। अब ध्यान देना, इसी गाय का प्रयोग किस प्रकार से हो सकता है? इसी गाय का प्रयोग ऐसे भी हो सकता है, अरे राम, अरे वो हमारे मोहल्ले का मोहन तो बिल्कुल गाय है, बिल्कुल गाय है, या हम कह देते हैं अल्लाह की गाय है। तो मित्रों, यहाँ गाय कहने का मतलब गाय नहीं है, यहाँ गाय कहने का मतलब सीधा साधा भोला भाला है। तो प्रयोग पर निर्भर किया, अर्थ किस पर निर्भर किया? प्रयोग पर निर्भर किया। ठीक है, तो अब एक गाय का अर्थ हमने गाय से लिया, दूसरे वाक्य में गाय का अर्थ हमने सीधे साधे सरलता से लिया। तो ये किस पर निर्भर किया? प्रयोग पर निर्भर किया। तो जो हमने प्रसंग के अनुसार अर्थ निकालने की शक्ति किसमें थी? उस शब्द में थी, प्रयोग में थी। तो यही होती है शब्द शक्ति। एक ही प्रयोग शब्द के अन्य अलग अलग अर्थों में प्रयोग हो सकते हैं, या वाक्य में प्रयोग के अनुसार उनके अर्थ बदल सकते हैं। तो मित्रों, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि बगीचे में फूल खिल रहे हैं, तो बिल्कुल सामान्य अर्थ है, साधारण अर्थ है ये। और मैंने कहा कि मेरे जीवन में तो फूल खिले हैं, मेरे जीवन में अब फूल खिलने लगे हैं। तो जीवन में फूल खिलने लगे हैं मतलब जीवन में अब खुशियां आने लगी है। तो हमने वहां फूल खिलने का अर्थ खुशियों से लिया, तो ये प्रयोग के अनुसार उसका अर्थ बदल गया। यही है शब्द शक्ति। अब हम सब समझते हैं कि शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है। तो मित्रों, शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, और वो 3 प्रकार की कौन कौन सी है देखिएगा। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। समझ लेना यहाँ पर, अभिधा, अभिधा, दूसरी शब्द शक्ति है लक्षणा, और तीसरी शब्द शक्ति है व्यंजना। क्या मतलब है, ध्यान देना। अभिधा का मतलब होता है जो साधारण अर्थ को प्रकट करे। जब शब्द का प्रयोग साधारण अर्थ को प्रकट करता है, साधारण अर्थ का मतलब वाच्यार्थ, जैसा हमने कहना चाहा उसी रूप में कहा, इसे हम वाच्यार्थ भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर हम कहते हैं कि साक्षात संकेतित अर्थ, साक्षात संकेतित अर्थ को प्रकट करे, वह शब्द शक्ति क्या होती है? अभिधा शब्द शक्ति। जैसा हमने कहा श्रोता उसको उसी रूप में समझे, और बिल्कुल साधारण भाषा में बात करें, उसका कोई विशेष अर्थ हम ग्रहण न करें। जो शब्द का साधारण अर्थ है उसका साधारण अर्थ में ही प्रयोग हो। तो साधारण अर्थ में प्रयोग होना या उस संकेतित अर्थ में प्रयोग होना, वाच्यार्थ निकल कर आना, यह है अभिधा शब्द शक्ति या अभिधेयार्थ, जिसे हम बोलते हैं अभिधेयार्थ। अभिधेयार्थ प्रकट करने वाली जो शक्ति है वह एक अभिधा। अब ध्यान देना, अभि और धा इन 2 शब्दों से मिलकर, अभि मतलब विशेष तौर पर, धा मतलब धारण करता है। यानी जब शब्द अपना एक अर्थ धारण करता है और उसी अर्थ को प्रकट करता है तो उसे हम कहते हैं अभिधा शब्द शक्ति। जिस अर्थ को धारण करता है उसी अर्थ को प्रकट करे तो वो होती है अभिधा शब्द शक्ति। तो और कुछ भी समझ में ना आए तो क्या याद रखना है, शब्द का प्रयोग उसके साधारण अर्थ में हो, वही अभिधा शब्द शक्ति होती है। ठीक है, और यदि शब्द का प्रयोग उसके साधारण अर्थ पर न हो, उसके लक्षणों पर आधारित अर्थ लिया जाए। किस पर आधारित? शब्द के लक्षणों पर आधारित अर्थ लिया जाए, या फिर शब्द का मुख्यार्थ बाधित हो, मुख्यार्थ में बाधा आए, मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हो और लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाए, मुख्यार्थ बाधित हो और लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाए, तो वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। यानी गाय का जो मुख्य अर्थ है गाय, वो बाधित हो जाए। राम तो गाय है, अब यहाँ पर गाय का अर्थ गाय नहीं है, मुख्य अर्थ बाधित हो गया और गाय के लक्षणों पर आधारित अर्थ लिया गया, सीधापन, सरलता, भोलापन।
तो लक्षणों पर आधारित जब अर्थ किया जाता है, अर्थ ग्रहण किया जाता है, तो वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। ठीक है मित्रों, और देखिए तो इसमें क्या होता है, लक्षणों पर आधारित अर्थ ग्रहण किया जाता है। इसमें शब्द का मुख्य अर्थ बाधित होता है और लक्षणों पर अर्थ ग्रहण किया जाता है, और वो जो शब्द का अर्थ लिया जाता है वो किसी रूढ़ अर्थ को ग्रहण किया जाता है या प्रयोजन अर्थ को ग्रहण किया जाता है। प्रयोजन, रूढ़ अर्थ क्या होता है, प्रयोजन अर्थ क्या होता है, ध्यान देना। जब शब्द का मुख्यार्थ बाधित हो और शब्द का अर्थ लक्षणों पर आधारित या किसी रूढ़ अर्थ या प्रयोजन अर्थ को ग्रहण किया जाए तो उसमें लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अब रूढ़ अर्थ का मतलब क्या है, जो एक लंबे समय से चला आ रहा है शब्द, कोई भी शब्द का प्रयोग लंबे समय से चला आ रहा है और हम उसका अर्थ वही निकालते आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए गधा, अब गधा शब्द का मूर्खता के अर्थ में एक लंबे समय से प्रयोग होता आ रहा है। या यूं कह दीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि वो तो चिकना घड़ा हो गया है, किसी के भी लिए मैंने शब्द बोला कि वो तो चिकना घड़ा हो गया है। अरे वो किसी की नहीं सुनता यार, वो तो चिकना घड़ा हो गया है। चिकना घड़ा होने का अर्थ हमने बेशर्म से लिया है हमेशा। तो ये मुहावरे जो हैं ये रूढ़ अर्थ देते हैं। रूढ़ का मतलब एक लंबे समय से चले आ रहे हैं और उनका अर्थ हमारे मन मस्तिष्क में निश्चित भी है। तो ऐसे मुहावरे या लोकोक्तियां जिनका अर्थ हमारे मन मस्तिष्क में निश्चित हो। वैसे अगर देखा जाए, मैंने एक वाक्य बोला कि पुलिस को देखते ही चोर चौकन्ना हो गया। अब ध्यान देना, चौकन्ना का जो सामान्य अर्थ लिया जाए वो तो चार कान वाला होता है, पर क्या चोर पुलिस को देखते ही चार कान वाला हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। अरे चौकन्ना मतलब सावधान हो गया, सजग हो गया। तो चौकन्ना होना एक मुहावरा है और इस मुहावरे का अर्थ हम रूढ़ अर्थ क्या है हमारे पास, सजग होना, सावधान होना। ये रूढ़ अर्थ क्यों है? क्योंकि लंबे समय से शब्द ये मुहावरा प्रयुक्त हो रहा है हमारी भाषा में और इसका अर्थ निश्चित हो गया है, सावधान होना, सजग होना। ऐसे अर्थों को रूढ़ अर्थ कहा जाता है। तो परंपरा से जो शब्दों का जो प्रयोग होता रहा है मुहावरे लोकोक्ति के रूप में, और उसका अर्थ हमने जो है निश्चित कर रखा है, तो इसलिए होता है जो रूढ़ अर्थ कहलाता है। और ऐसे रूढ़ अर्थ यदि किसी का ग्रहण किया जाए तो वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। मतलब साधारण भाषा में क्या कहना चाहता हूं, यदि किसी वाक्य में किसी मुहावरे या लोकोक्ति का प्रयोग हो तो उसमें लक्षणा शब्द शक्ति होती है। क्योंकि मुहावरा कभी भी सामान्य अर्थ नहीं देता है, मुहावरा अपना विशेष अर्थ देता है। अरे उसने मेरी नाक कटवा दी, क्या वास्तव में नाक कटवा दी? क्या खून निकल गया? अरे नहीं, नाक कटवा दी मतलब इज्जत दांव पर लगा दी, इज्जत जो है मिट्टी में मिला दी। तो ये अर्थ होता है। उस शत्रुओं के, हमारी सेना ने शत्रुओं के दांत खट्टे कर दिए। क्या दांतों पे नींबू रगड़ दिया? नहीं, दांत खट्टे करने का मतलब बुरी तरह पराजित करना। छक्के छुड़ाने का मतलब थोड़ी कि बैट बॉल लेके गए थे जो छक्के छुड़ा दिए। अरे छक्के छुड़ाने का मतलब उनको हरा देना। तो प्रयोग का, अब छक्के छुड़ाने का अर्थ हमने क्या लिया? हराना, दांत खट्टे करना, मतलब नानी याद दिलाना, दांत खट्टे करना, छक्के छुड़ाना। तो इनका जो प्रयोग है, क्या हम इसका वास्तविक अर्थ ले रहे हैं? अरे नहीं, हम इसका रूढ़ अर्थ ले रहे हैं। रूढ़ अर्थ का मतलब परंपरा से जो चला आ रहा है उस अर्थ को हम ग्रहण कर रहे हैं। तो ये हो गया ना। तो रूढ़ अर्थ ग्रहण किया जाए, तो रूढ़ अर्थ ग्रहण किया जाए कहीं पर तो वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और प्रयोजन अर्थ लिया जाए। अच्छा, प्रयोजन का मतलब क्या होता है? प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य, या प्रयोजन का मतलब होता है मंतव्य। हमारा क्या मंतव्य है किसी के प्रति, उस किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति हमारा क्या मंतव्य है, हमने उसको क्या मान रखा है, और उस मंतव्य को प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वहां उस अर्थ को जो है प्रयोजन अर्थ लिया जाता है। वहां प्रयोजना लक्षणा शब्द शक्ति होती है, प्रयोजन लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अब मान लो प्रयोजन, अब मान लीजिए मुझे किसी से अपने उद्देश्य की पूर्ति करवानी है और मुझे उसको शाबाश देनी है। जैसे मान लीजिए मैं कोई किसी पहलवानों को ट्रेनिंग देता हूं, अब मैंने उसको ट्रेनिंग दे के भेजा और जब वापस जीत के आया तो मैंने क्या, वाह मेरे शेर, वाह गजब किया तुमने, आ गया, वाह मेरे शेर। तो मैंने अपने उद्देश्य की पूर्ति करवाई कि मुझे उसको बहादुर बनाना है और इसके लिए मुझे शब्दों को उपमा देनी है। तो उपमा क्या दी? मैंने उसको शेर की उपमा दी। ये मेरा मंतव्य है, मैंने उसको क्या मान लिया अपने मन में, शेर की तरह मान लिया। या मेरे अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैंने इसको क्या बना दिया, शेर बना दिया। तो अपने उद्देश्य या अपने मंतव्य को प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए एक ही व्यक्ति को हम कभी गाय कह दें, किसी व्यक्ति को हम गधा कह दें, किसी व्यक्ति को हम हाथी कह दें, किसी व्यक्ति को हम शेर कह दें, तो ये हम क्या कर रहे हैं, किसी को गधा, अब व्यक्ति को गधा, हाथी, शेर ये कहकर, लोमड़ी कहकर क्या व्यक्त करना चाहते हैं
हम उसके प्रति अपने मंतव्य व्यक्त करना चाहते हैं। शेर कहकर हम उसको बहादुर बताना चाहते हैं, गाय कहकर हम उसको सरल बताना चाहते हैं, हाथी कहकर हम उसको मदमस्त बताना चाहते हैं, हाँ, बैल कहकर हम उसको मूर्ख बताना चाहते हैं, लोमड़ी कहकर हम उसको चालाक बताना चाहते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात को? बस ये है प्रयोजन, अपने मंतव्य को प्रकट करना। यानी किसी को कोई उपमा दे देना तो उपमा दे देना, या रूप दे देना तो उपमा रूपक अलंकारों का प्रयोग भी लक्षणा शब्द शक्ति में होता है। ठीक है मित्रों, तो अपने प्रयोजन को व्यक्त करने के लिए दी गई उपमाएं या प्रयोग किए गए शब्द या किसी रूढ़ अर्थ को देने वाले मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग, ये सब लक्षणा शब्द शक्ति में होता है। या किसी शब्द का सामान्य अर्थ निकालकर लक्षणों पर आधारित अर्थ निकाला जाए, ये लक्षणा शब्द शक्ति में होता है। तो ध्यान देना। अब व्यंजना में क्या है? अब व्यंजना में क्या है कि व्यंजना में न तो मुख्यार्थ होता है न लक्ष्यार्थ होता है। हाँ, मुख्यार्थ लक्ष्यार्थ का संयोग जरूर होता है। जब मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ अपना अर्थ बताकर शांत हो जाए, वो किसी अन्य अर्थ की प्रतीति हो, बिल्कुल ही एक नया। अच्छा, इन दोनों में क्या होता है? अभिधा में लक्षणा में जो अर्थ निर्भर करता है ना, वो किसी शब्द पर अर्थ निर्भर करता है या किसी मुहावरे लोकोक्ति पर अर्थ निर्भर करता है। लेकिन व्यंजना में तो पूरे वाक्य का ही अर्थ अलग हो जाता है और एक ही वाक्य का प्रयोग हर व्यक्ति अलग अलग अर्थों में करते हैं। एक ही वाक्य का प्रयोग हर व्यक्ति अलग अलग अर्थों में करते हैं। जैसे, यानी आपको व्यंजना में एक बात ध्यान रखनी है, तो व्यंग्यार्थ निकल कर आता है। व्यंग्यार्थ, व्यंग्य भी हमेशा अन्य ही होता है। व्यंग्य जब किया जाता है तो भी अन्य ही होता है। ठीक है ना? अच्छा, व्यंग्य का अर्थ मतलब ये मत समझ लेना, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि इसकी देखो आज अरे यार 12 बज गई, अरे यार 12 बज गई, मतलब समय कितना हो गया? 12 बजे, है ना? तो यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है, क्योंकि इसका मतलब ये अरे यार 12 बज गई, मतलब किसी न किसी या तो घंटी लगवानी है या कोई काम पर जाना है, तो अन्य अर्थ है यहाँ पर, इसलिए, है ना? आज तो मेरी इतना काम करवाया कि आज तो मेरी 12 बज गई, मतलब हालत खराब हो गई। लक्षणा शब्द शक्ति। तो 12 बजना ये व्यंग्य नहीं है, ये तो मुहावरे का प्रयोग है, और यह तो लक्षणा शब्द शक्ति। आज तो तेरे चेहरे पर, तेरी शक्ल में 12 बज रही है, तो 12 बज रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये व्यंग्य कर दिया हमने। नहीं, हम उसको समझाना चाहे कि तेरी आज शक्ल सूरत अच्छी नहीं है, तो ये मुहावरे का प्रयोग है, हम इसको व्यंग्य मान लेते नहीं है, व्यंग्य नहीं है। तो ध्यान देना। अब व्यंग्यार्थ का मतलब बिल्कुल अन्य अर्थ, बिल्कुल अन्य अर्थ। जैसे मैं बताऊं आपको, एक बार श्री कृष्ण दरवाजे पर जाकर दरवाजा खटखटाते, राधिका के द्वार पर जाकर दरवाजा खटखटाते हैं। तो राधिका ने अंदर से आवाज लगाई, कौन द्वार पर? हरि हूं मैं राधा। तो अब हरि का अर्थ राधा ने क्या लिया? बंदर। हरि का अर्थ 2-3 अर्थ होता है, हरि यानी बंदर भी होता है, हरि यानी विष्णु भी होता है, हाँ, हरि यानी शेर भी होता है। हरि हूं मैं राधा, तो राधा ने जवाब दिया, तो जाओ बसो कहीं कानन में। तो अगर तुम हरि हो तो जाओ किसी जंगल में निवास करो। यानी राधा ने उसका पूरा अन्य अर्थ लिया, और अन्य अर्थ क्या लिया? उसका अर्थ लिया वानर। तो वानर अर्थ लेकर के क्या कहा? जाओ बसो कहीं कानन में। तो बिल्कुल अन्य अर्थ ले लिया। तो अन्य अर्थ ले लेना, यह है व्यंजना। देखिए मित्रों, यहाँ पर मैंने अभिधा और लक्षणा के कुछ उदाहरण लिखे हैं। अब समझना, आप अभिधा और लक्षणा को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, फिर हम व्यंजना शब्द शक्ति की बाद में बात करेंगे। मैंने यहाँ लिखा है कि गाय घास चरती है, बिल्कुल सामान्य अर्थ निकल कर आ रहा है। साधारण अर्थ में इसका प्रयोग होता है, तो जहां साधारण अर्थ निकल कर आता है वहां शब्द शक्ति कौन सी होती है? अभिधा शब्द शक्ति होती है। और यहाँ पर लिखा है मैंने, राम तो गाय है, तो यहाँ गाय का अर्थ हमने लिया, राम तो भोला भाला है। अगला देखिए, आज तो ईद का चंद्रमा दिखाई दिया है, तो बिल्कुल ईद का चंद्रमा दिखाई दिया है। तो मान लो किसी दिन ईद हो तो हम क्या बोलते हैं? हाँ यार, ईद का जो है चांद दिखाई दिया है, तो सामान्य अर्थ है। और मैं कहूं कि तुम तो यार ईद के चांद हो गए, यानी बहुत दिनों बाद नजर आते हो, तो यहाँ लक्षणा हो जाएगी मित्रों। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए, गधा लात मारता है, बिल्कुल सामान्य साधारण अर्थ दे रहा है। और यहाँ पर मोहन तो गधा है, तो गधा है मतलब इसका अर्थ हम यहाँ पर लेंगे मूर्ख है। तो मूर्ख है, तो यहाँ कौन सी हो जाएगी? लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। अगला देखिए, बगीचे में फूल खिल रहे हैं, तो फूल बगीचे में ही खिलते हैं, बिल्कुल साधारण अर्थ है, तो अभिधा शब्द शक्ति है। और मैं कहूं कि मेरे जीवन में तो बहुत फूल खिले हैं, या मेरे जीवन में तो अब फूल खिल रहे हैं, तो लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। आगे देखिए,
वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है सामान्य प्रयोग है, सामान्य अर्थ है, तो अभिधा शब्द शक्ति है। और मैं कहूं अब तुम्हारे जीवन में फूलों की वर्षा होगी, तो फूलों की वर्षा होगी मतलब तुम्हें खुशियां मिलेगी, तो ये लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। समझ रहे हो आप मेरी बात को? यहाँ देखिए लक्षणा शब्द शक्ति के उदाहरण, तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी मां। भीड़ पड़ना मतलब यहाँ पर संकट आना, मुसीबत आना। अब मैं कहूं कि बाजार में बहुत भीड़ है, तो अभिधा शब्द शक्ति हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। गली में आज चांद निकला, किसी का प्रेमी या कि जो सुंदर है उसके लिए ऐसा प्रयोग किया जाता है, तो गली में आज चांद निकला, तो आज बहुत दिनों बाद वो गली में घूमने के लिए आया है, तो इसलिए हो जाएगा यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति। तुम आए तो आई बाहर, गली में आज चांद निकला। तुम आए तो आई बाहर, बाहर आने का मतलब खुशियां मिलना, खुशी होना, प्रसन्नता मिलना। उसके पैरों में पंख लग गए, अति उत्साह के लिए मुहावरे का प्रयोग होता है, पैरों में पंख लगना। तो मित्रों यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। राजस्थान जाग उठा, राजस्थान जाग उठा इसका मतलब क्या राजस्थान सो रहा था? राजस्थान तो नहीं, अपितु राजस्थान के लोग। तो अगर ऐसे भी अर्थ निकाला जाता है तो लक्षणा शब्द शक्ति होती है। भारत बैटिंग कर रहा है, भारत तो नहीं, भारतीय खिलाड़ी, ठीक है। भारत कोरोना से जूझ रहा है, भारत तो नहीं, भारत के लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से तो नहीं ऐसा अर्थ अगर हम निकालते हैं तो वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है, ठीक है मित्रों। दो बंदूकों ने बैंक लूट लिया, दो बंदूकों ने तो नहीं, दो बंदूकधारी लुटेरों ने बैंक लूट लिया, ठीक है मित्रों। तो उसका पुत्र तो ऊंट हो गया। अरे ऊंट का मतलब यहाँ पर बहुत लंबा होता जा रहा है ना, तो लंबे के अर्थ में अरे उसने क्या ताजमहल बनवाया है, ताजमहल का मतलब बहुत बड़ा और सुंदर भवन, तो लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी, ठीक है। मोहन तो गधा ही हो ही गया, भारत बैटिंग कर रहा है, हो गया। तुम मुझे खून दो, खून का मतलब यहाँ कोई रक्तदान नहीं करना, यहाँ पर बलिदान मांगा जा रहा है ना, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये आपको पता है किसका नारा है, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है, तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि लक्षणा शब्द शक्ति और अभिधा शब्द शक्ति में क्या अंतर है। अगली वीडियो में मैं आपको जो है व्यंजना शब्द शक्ति के उदाहरण लेकर आऊंगा। आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।